नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खराब मौसम बना राहुल गांधी के दौरे में बाधा। राहुल गांधी ने फोन से फूका चुनावी शंखनाद। सैनिकों से किया वर्चुअल संवाद। जल्द वापस आने का किया वादा। राहुल गांधी का दौरा रद्द होने पर बीजेपी ने ली चुटकी। कैबिनेट मंत्री खजानदास बोले, नहीं चाहते थे देवभूमि की आराध्या, इसीलिए बदल गया मौसम। तपोवन में सचिव आनंद वर्धन ने बजरंग सेतु का किया स्थलीय निरीक्षण। पुल के डिजाइन और सुरक्षा मानकों पर लिया अपडेट। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड में रहस्यमय तरीके से लापता हो रहे मासूम। राजधानी देहरादून से 10 दिन में 13 बच्चे गुमशुदा। लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी काफी उत्साहित थी, लेकिन राहुल गांधी का दौरा रद्द हो गया। ना तो वो अल्मोड़ा में जनता को संबोधित कर पाए और ना ही पौड़ी में पूर्व सैनिकों से संवाद। हालांकि राहुल गांधी ने इसके लिए जनता से माफी मांगी और फिर से आने का वादा किया, लेकिन इन सबके बीच संगठन की मजबूती का संदेश कांग्रेस देती नजर आई। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड दौरे पर नहीं आ पाए राहुल गांधी। न अल्मोड़ा में कर पाए जनता को संबोधित, न पौड़ी में पूर्व सैनिकों से कर पाए संवाद। राहुल गांधी ने मांगी माफी। कांग्रेस संगठन की दिखी मजबूती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी ना तो अल्मोड़ा पहुंच पाए, ना ही पौड़ी, ना तो जनता को संबोधित कर पाए और ना ही पूर्व सैनिकों से संवाद। दरअसल खराब मौसम की वजह से राहुल गांधी का दौरा रद्द हो गया। राहुल गांधी को अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करना था, जिसके लिए वो समय से पंतनगर भी पहुंच चुके थे। यहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए। कुछ ही देर बाद खराब मौसम के कारण राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। पंतनगर में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद राहुल गांधी ने फोन के जरिए अल्मोड़ा की जनता को संबोधित किया। बहुत बहुत स्वागत। मैं पंतनगर एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। आज सुबह हमें वहां आना था। दिल्ली से पंतनगर तो पहुंच गए, मगर जब हम हेलीकॉप्टर से पंतनगर से आ रहे थे तो पायलट ने बोला कि मौसम खराब है और हमें वापस पंतनगर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगता हूं। मगर दुख की बात है कि आज उत्तराखंड को आप नहीं चला रहे। उत्तराखंड को रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चलाया जाता है। बाहर के लोग आते हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज का, आपके प्रदेश का फायदा उठा जाते हैं और इसका फायदा उत्तराखंड की जनता को नहीं मिलती है। इसके बाद काफी देर तक मौसम के ठीक होने का इंतजार किया गया। आखिर में खराब मौसम को देखते हुए राहुल गांधी को अपना उत्तराखंड दौरा कैंसिल करना पड़ा। वो पंतनगर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो गए। राहुल गांधी ने दिल्ली रवाना होने से पहले उत्तराखंड की जनता को खास संदेश दिया। राहुल गांधी ने कहा, मैं आप सभी से मिलकर आपकी बातें सुनना चाहता था। आपके सुख दुख, आपकी आशाओं और आपकी चिंताओं को समझना चाहता था, लेकिन मौसम के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें पौड़ी में भी पूर्व सैनिकों के साथ मुलाकात करनी थी, साथ ही उन्हें कोटद्वार भी जाना था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण ऐसा नहीं हो पाया। नमस्कार। आज सुबह हम दिल्ली से उत्तराखंड आए। पंतनगर से अल्मोड़ा हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट थी। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता और हमें पंतनगर लौटना पड़ा। मैं चाहता था कि आज मैं आपसे मिलूं और उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके बारे में बात करूं, उत्तराखंड के भविष्य के बारे में आपको बताऊं। मगर दुख की बात है कि मुझे आज वापस लौटना पड़ा। जल्दी से जल्दी हम ये प्रोग्राम फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बता दें कि 4 और 5 जून को राहुल गांधी का अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून में कार्यक्रम तय था। अल्मोड़ा में जनता को संबोधित करना था तो पौड़ी में राहुल गांधी को पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत और संवाद। यहां भूतपूर्व सैनिकों का एक बड़ा सम्मेलन होना था। इसके साथ ही उनका कोटद्वार दौरा भी होना था, जहां उन्हें मोहम्मद दीपक से मुलाकात करनी थी। इसके बाद देहरादून में राहुल गांधी की कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक थी, लेकिन खराब मौसम के कारण पूरा कार्यक्रम ही रद्द करना पड़ा। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस ने अपने इस कार्यक्रम के जरिए साफ कर दिया कि आगामी चुनाव में पार्टी का एजेंडा क्या रहने वाला है। कांग्रेस का फोकस पूर्व सैनिक और अग्निवीर पर रहेगा, जिसके लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगाती दिख रही है। भले ही राहुल गांधी अल्मोड़ा कार्यक्रम में ना पहुंच पाए हों, लेकिन संगठन की मजबूती का संदेश कांग्रेस दे गई। एक मंच पर कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर नए नेता एक साथ नजर आए, जो पार्टी के लिए सकारात्मक संदेश है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वीडियो कॉल पर अंकिता भंडारी के माता-पिता से भी बात की। दरअसल राहुल गांधी अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात करने के लिए पौड़ी आने वाले थे, लेकिन जब मौसम बाधा बना तो उन्होंने वीडियो कॉल पर अंकिता भंडारी के माता-पिता से बात करना जरूरी समझा। इस बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि अंकिता के माता-पिता जब चाहें उनसे मिलने आ सकते हैं और उनकी लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। जी जी और वो फिक्स कर देंगे। जी 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 बहुत अच्छे हिसाब से मिलने की मौसम में मैं दुनिया जी से कह दूंगा, वो फिक्स कर देंगे। जी ठीक है, आपका ठीक है। उधर बीजेपी ने भी खराब हुए मौसम के चलते रद्द हुए राहुल गांधी के दौरे पर चुटकी ली। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि देवभूमि के आराध्य नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी उत्तराखंड आए, इसी वजह से मौसम का मिजाज बदल गया। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी राहुल गांधी का दौरा रद्द होने पर कांग्रेस को घेरा। शायद हो सकता है कि भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ, माँ यमुना, माँ गंगा का बुलाव न हो और बिना निमंत्रण के वो यहाँ आने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए भगवान ने उनको आमंत्रित नहीं किया। इसलिए मौसम कभी भी बदल सकता है उत्तराखंड में, और कभी कभी जो तय कार्यक्रम होते हैं उस तय कार्यक्रम में इस तरह की विघ्न बाधाएं आती है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ वो मौसम की वजह से भी हुआ होगा और हमारे इष्ट देव के वजह से भी हुआ होगा। देवभूमि उत्तराखंड में आज कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का जो प्रस्तावित दौरा था, वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जन आक्रोश को देखते हुए, सैनिकों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा था उसको देखते हुए और उत्तराखंड के आम जनमानस के विरोध को देखते हुए उनके अल्मोड़ा और देहरादून के दौरे दोनों स्थगित किए गए। इस बात से ये प्रमाणित होता है कि 2027 के सपने देख रही कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने जवाब दे दिया है। राजधानी देहरादून के IRDT सभागार में राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयोगों, परिषदों, बोर्डों के साथ ही समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मौजूद रहे और इस दौरान सीएम धामी ने DBT के जरिए प्रदेश के 9,74,000 पेंशन धारकों के खातों में पेंशन राशि हस्तांतरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि सरकार जनता के द्वार अभियान के तहत विकास खंड स्तर पर जन सहभागिता कार्यक्रम आयोजित कर रही है, ताकि प्रदेश के हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। राज्य के अंदर आज समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत होने वाली बहुत सारी गतिविधियां जो निर्बल वर्ग के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए जो योजनाएं संचालित होती हैं, उन योजनाओं का लाभ उन पात्र लोगों को मिले, उन ज़रूरतमंद लोगों को मिले, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुँचे। इसके लिए जागरूकता सतर्कता अभियान, इसका सम्मेलन यहाँ पर आज हुआ है। निश्चित रूप से इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे सभी मेंबर, सभी आयोगों के, परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षगण उन्होंने भाग लिया है। उनके माध्यम से सरकार की योजनाएं उन वर्गों तक पहुंचेंगी और बिना किसी रिकॉर्ड के, बिना किसी बाधा के समय पर पहुंचे और जो भी पात्र लोग हैं उनको लाभ मिले। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है। उसी के बारे में आज यहाँ पर चिंतन और मंथन हो रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज
समाज कल्याण विभाग से जितने भी हमारे जिनको सरकार ने जिम्मेदारियां दी उनको आमंत्रित किया गया था, चाहे वो किसी भी निगम से संबंधित हो, चाहे आयोग से संबंधित हो। सभी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और माननीय सदस्यगण यहाँ पर आए थे और जिस तरह से 1 क्लिक के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया गया, तकरीबन 9,74,000 लोगों को ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनके खाते में आज पेंशन चली गई है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको एक दिशा निर्देश दिए हैं कि आप को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और उस जिम्मेदारी का भरपूर आप कम से कम जो है काम करें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। टिहरी पहुंचे मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने तपोवन में बने बजरंग सेतु का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने पुल की डिजाइन, सुरक्षा मानकों के साथ ही निर्माण कार्यों पर अपडेट लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लक्ष्मण झूला के विकल्प के रूप में बन रहे बजरंग सेतु का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। सुरक्षा और तकनीकी सुधार के बाद जल्द पुल का लोकार्पण किया जाएगा। बता दें कि बजरंग सेतु पर बने कांच के फुटपाथ में आई दरारों के बाद तकनीकी सुधार किया जा रहा है। पुल की इंजीनियरिंग, संरचना और भूकंप रोधी क्षमता की भी जांच की जा रही है ताकि भारी भीड़ में भी पुल पूरी तरह सुरक्षित रहे। नहीं, देखिए, इसमें ओपनिंग में देरी नहीं हो रही है। अभी कुछ इसकी डिजाइनिंग और प्रोटेक्शन के वर्क्स कर रहे हैं, तो जब कंप्लीट होगा तो इसके औपचारिक ओपनिंग और लोकार्पण किया जाएगा। ठीक है, इसमें बार-बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो शीशे टूट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो उसकी इसीलिए मैंने कहा ना कि उसकी प्रोटेक्शन और उसका जो भी आवश्यक कार्रवाई है कर रहे हैं, उसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं, उसके पश्चात इशू करेंगे। बुधवार को नई दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित सभी महासचिवों के साथ बैठक की। बैठक को लेकर सीएम धामी ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और विधायकों की विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई है। सीएम ने बताया कि दिल्ली में हुई बैठक में संगठन को आगामी रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाया गया था ताकि 2027 के चुनाव में बीजेपी अच्छे अंतर से जीत सके। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 3 दिवसीय दौरा बहुत ही यहाँ ऊर्जा देने वाला था। हमारे संगठन को व्यवस्थित करने की दिशा में और गति देने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण था और उसमें उन्होंने हर एक दृष्टि से हर पहलू पर सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया और उसमें ये जो आप कह रहे हैं उसके लिए भी जो सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, तो उन पर अलग तरीके से योजना बनाई गई है, उन योजनाओं पर काम होगा। समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने समाज कल्याण विभाग के सदस्यों के मानदेय को लेकर सीएम धामी से मांग की है। मंत्री खजान दास ने कहा कि कुछ सदस्यों का मानदेय पहले ही तय हो गया था, लेकिन कुछ का मानदेय निर्धारित नहीं हुआ था। ऐसे में सीएम धामी से मानदेय निर्धारित करने की अपील की है। साथ ही विभाग के सदस्यों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी की मांग की गई है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि मैंने पेंशन बढ़ोतरी के लिए भी मांग की है और कुछ सदस्यों का मानदेय पहले से ही तय है, किंतु कुछ सदस्यों का रह गया था। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि फाइल को आप आगे बढ़ाइएगा, हम इसमें प्रयास करेंगे और जल्दी से जल्दी इसकी स्वीकृति देंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है और मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते भी हैं। आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों के बीच हरिद्वार प्रशासन ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया है। बता दें कि सीएम धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। इसी क्रम में ललतारी पुल से अपर रोड तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी ने अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत दी है कि सार्वजनिक मार्गों और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली में हुए होटल अग्निकांड के बाद अब उत्तराखंड में भी पर्यटक सीजन को देखते हुए पुलिस और अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जानकारी के मुताबिक राजधानी देहरादून में अग्निशमन विभाग ने होटल और रेस्टोरेंट में निगरानी बढ़ाने के साथ साथ ऑडिट की संख्या को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। अग्निशमन विभाग के सीएफओ अभिनव त्यागी ने बताया कि अधिकारियों को नियमित रूप से संस्थानों में मॉनिटरिंग निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि टीम फायर एनओसी के साथ ही सुरक्षा इंतजामों को भी चेक कर रहा है। देखिए, हमारे यहाँ फायर सेफ्टी ऑडिट सभी बिल्डिंग्स का लगातार एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, वो चलता रहता है। दिल्ली की घटना बेहद दुखद है और जितने लोगों की उसमें जान गई है बेहद दुखद घटना है। देखिए, हमने लास्ट मंथ भी 200 प्लस संस्थानों का फायर ऑडिट किया है और अगर मैं इस पूरे वर्ष की बात करूँ पिछले 5 महीनों की,
तो करीब 900 से लेके 1000 बिल्डिंग्स तक हम लोग पहुँचे हैं, जिनका फायर ऑडिट हमारी टीम द्वारा किया गया है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, लगातार चलता है। अब इस प्रोसेस को और तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। हमें पुलिस मुख्यालय से भी कुछ गाइडलाइंस प्राप्त हुई हैं और समय समय पर हमें सीनियर से इसमें गाइडलाइंस मिलती रहती हैं, तो उनको सबको अमल में ला करके और इस प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा और तेज़ किया जाएगा। उत्तराखंड से बच्चे लापता हो रहे हैं। राजधानी देहरादून में पिछले 10 दिनों के भीतर 13 नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें अधिकतर लड़कियां हैं। विशेषज्ञ इसके पीछे सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव, परिवारों में कम होते संवाद और बदलते सामाजिक माहौल को बड़ी वजह मान रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड से बच्चे हो रहे लापता। देहरादून से 10 दिन में 13 बच्चे लापता, इनमें लड़कियों की संख्या अधिक। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में बच्चों के लापता होने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी के अलग अलग थानों में पिछले 10 दिनों में करीब 13 नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें ऋषिकेश, सिलाकुई और सहसपुर जैसे क्षेत्रों के मामले शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि लापता होने वाले बच्चों की उम्र 12 से 18 साल के बीच है और इनमें अधिकांश नाबालिग लड़कियां हैं। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने अभिभावकों के साथ साथ पुलिस और सामाजिक संगठनों की भी चिंता बढ़ा दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव बच्चों के व्यवहार में बड़ा बदलाव ला रहा है। बच्चे कम उम्र में ही ऐसी जानकारियां और जीवन शैली से प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें समझने की उनकी मानसिक परिपक्वता अभी विकसित नहीं हुई है। छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर घर छोड़ने के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसमें भी मीडिया का या जो एक्सपोजर टू मीडिया, इसका बहुत बड़ा हाथ है। कैसे हाथ है कि जैसे हम एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चे का, एक टाइम में वो चलना बोलना सीखता है। सिमिलरली एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब मैच्योरिटी आना, मतलब इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कैसे होना है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे है, सही गलत में फ़र्क करना। अब प्रॉब्लम क्या है, समस्या ये हो रही है कि बच्चे की उम्र तो या कॉग्निटिव मैच्योरिटी तो एक टाइम पर ही आएगी, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया में कंटेंट पे कोई कंट्रोल नहीं रहा है, तो बच्चे जो भी कंटेंट देख रहे हैं वो उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो वो एक उम्र में वो कंटेंट नहीं देखना चाहिए या वो उसके लिए अभी उस लायक नहीं है कि इसे प्रोसेस कर सके, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। अब वो अपनी जितनी भी मैच्योरिटी है उस हिसाब से कर रहे हैं, तो कई बार इंटरप्रिटेशन जो होनी चाहिए या जो समझ होनी चाहिए या वो कितना सही है या गलत है, वो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो क्योंकि एक्सपोजर इतनी चीज़ों का हो गया है और समझ नहीं बढ़ रही है या एक उम्र के साथ ही आती है वो समझ, ये मिसमैच के कारण बच्चों में कई सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि बच्चों की गुमशुदगी की सूचना मिलते ही तत्काल मुकदमा दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी जाती है। पिछले 1 साल के दौरान गुमशुदा हुए बच्चों में से 93% बच्चों को बरामद भी कर लिया गया। हालांकि पुलिस मानती है कि इस समस्या से निपटने के लिए केवल कानून व्यवस्था ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी प्रयास जरूरी है। देहरादून पुलिस, उत्तराखंड पुलिस के साथ साथ लगातार जो गुमशुदा बालक हैं, बच्चे हैं, उनको वापस लाने में, उनके परिजनों की मदद करने में लगातार पूरी संवेदना से लगी हुई है, जिसमें हमारी ASTU की टीम लगातार अनवरत रूप से काम कर रही है। पिछले 1 साल में जितने भी गुमशुदा बालक हुए उसमें करीब 93% से ऊपर बालकों को या बच्चों को पुलिस के द्वारा वापस लाया गया। कुछ बच्चे अभी मिसिंग हैं, स्टिल हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जल्दी ही मुझे उम्मीद है हम उनको भी तलाश लेंगे। इसके पीछे की वजह क्या है ज़्यादातर केसों में? देखिए, कुछ इसमें खासकर जो बच्चों में सोशल मीडिया के कई प्रभावों के कारण, साथ में कुछ जो इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर लोग काम करने आते हैं वहाँ से भी कई इस प्रकार के बच्चे वहाँ से जाते हैं। उनको भी पुलिस के द्वारा लगातार हम प्रयास करते हैं कि उन्हें वापस लाया जाए। और इसमें न सिर्फ जो घर में जो वातावरण है उसके साथ साथ सामाजिक वातावरण के साथ और पुलिस की भी इसमें महती जिम्मेदारी है। तीनों को मिलकर ही हमें प्रयास करना है, तभी इस प्रकार की घटनाओं को आगे रोका जा सकेगा। बदलते डिजिटल दौर में बच्चों के सामने अवसरों के साथ साथ कई चुनौतियां भी है। सोशल मीडिया की दुनिया में खोते बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत परिवार के भरोसे, संवाद और मार्गदर्शन की है, क्योंकि एक मजबूत पारिवारिक रिश्ता ही बच्चों को गलत फैसलों से बचाने और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाने का सबसे बड़ा आधार बन सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।
आगामी मानसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए यूकाडा ने महत्वपूर्ण पहल की है। जानकारी के मुताबिक मानसून सीजन में संभावित आपदा के मद्देनजर हेली कंपनियों ने यूकाडा के 10-10 घंटे के निःशुल्क फ्लाइंग ओवर को मान लिया है और इसके पीछे की वजह चारधाम यात्रा बताई जा रही है। दरअसल यूकाडा ने चारधाम यात्रा के लिए हेली कंपनियों के चयन की टेंडर प्रक्रिया के दौरान ही प्रत्येक कंपनी से 10 घंटे के निःशुल्क फ्लाइंग ओवर का प्रावधान था, जिस पर अब अमल किया जा रहा है। यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि मेडिकल इमरजेंसी, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फंसे यात्रियों की मदद के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है। इस संबंध में हम लोगों ने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में या जो बिड की गई थी उसमें एक क्लॉज रखा गया था जिसमें 10 आवर्स पर कंपनी हम लोग इस तरीके के मिसलेनियस जो टास्क होते हैं हमारे पास में या इमरजेंसी सिचुएशन होती है मेनली, जिसमें अगर हम बात करें तो कार्डियक अरेस्ट होना है या किसी भी किस्म की हाई ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड इश्यूज़ या एज्ड लोगों को कई बार मेडिकल इमरजेंसी में हमें वापस नीचे लाना होता है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से, तो इस संबंध में ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है और कहीं ना कहीं अभी भी अगर हम बात करें तो कई सारे लोगों की जान बचाने में इन आवर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केदारनाथ से और बाकी उत्तराखंड के जितने भी इलाके जहाँ से चारधाम चल रही है और हेलीकॉप्टर्स की अवेलेबिलिटी बराबर बनी हुई है, तो जितने भी लोग हैं जो किसी कारणवश से बीमार पड़ रहे हैं या उनको जल्दी से हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है तो उनको वहाँ हिली एरिया से और केदारनाथ जैसी जगह से उतारा जा रहा है और ताकि उनको सही जगह समय से पहुँचाया जा सके। राजधानी देहरादून के नया गांव क्षेत्र में पुलिस और राजस्थान के बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी को भी घेराबंदी कर पुलिस ने दबोच लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि आरोपियों के 3 साथी अब भी फरार हैं। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। हमारी जो नया गाँव पुलिस है वो अपने बैरियर पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक वाइट कलर की स्विफ्ट जो राजस्थान नंबर की थी उसको जब बैरियर के पास पहुंची तो रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने वहां जब रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा जो है पुलिस के ऊपर कार चढ़ाने का प्रयास करते हुए बैरियर को तोड़ के और वहां से आगे निकल गए। इसके बाद पुलिस के द्वारा जो है अपनी जो चौकी इंचार्ज साहब की जो प्राइवेट उनकी गाड़ी थी वो और चीता मोबाइल के द्वारा उनका पीछा किया गया और आगे जाके सिंगनीवाला चौक के पास वहाँ से उन्होंने चांदनी चौक से भूटपुर की तरफ अपनी कार रोक दी और वहाँ नदी किनारे जाके वो कार से निकल के भाग गए। इसलिए जब पुलिस के द्वारा उनको ललकारा गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। इसमें एक बदमाश को जो है फिर गिरफ्तार किया गया और जब उसके पास जाके देखा गया तो उसके पैर में गोली लगी थी। उसको तत्काल जो है उपचार हेतु जो है प्रेमनगर अस्पताल भर्ती करवाया गया। उसके पास से एक तमंचा 315 बोर का और जिंदा कारतूस कोका कारतूस प्राप्त हुए। इसके अलावा पुलिस के द्वारा जो और फरार थे उससे जब जानकारी की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके 4 और साथी थे उसके साथ जो कि कार में सवार थे। इसके और साथियों के तलाश के लिए पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग की गई और एक अन्य साथी जो है उसको भी गिरफ्तार किया गया। उसके पास एक तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस जो है पुलिस के द्वारा बरामद की गई। कोबरा गैंग के खिलाफ भी दून पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। गुरुवार को राजपुर थाना पुलिस ने दिल्ली के मालवीय नगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी जॉन उर्फ जोसेफ को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि आरोपी का बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के दिल्ली में रह रहा था और उन्होंने बताया कि आरोपी का सॉफ्ट टारगेट दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों के नामचीन शिक्षण संस्थानों के छात्र थे। राजपुर पर एक हमारे द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो ग्रोह है जो कि कोकेन की सप्लाई करता था उसको भी हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया और इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए जो एक परसों एक अभियुक्त जावेद को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया था जिसके पास से तकरीबन 12 ग्राम के आसपास कोकेन बरामद हुई थी। उसको न्यायालय के आदेश अनुसार जेल भेज दिया गया है। उससे जब जानकारी की गई तो पता चला कि वो दिल्ली में कोई जॉन नाम का व्यक्ति है जिससे कि वो कोकेन लेके आता था। हमारी पुलिस लगातार उसके तलाश में थी। सघनता से वहाँ दिल्ली में भी हमारी टीम डेरा डाले हुए थी, वहाँ की लोकल पुलिस से भी हम लोग संपर्क में थे। कल हम लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त की है और जो वो इसका एक सरगना या कह सकते हैं मास्टरमाइंड जो था जो कि बाहर से कोकेन मंगाता था और देश के अंदर राज्यों को सप्लाई करता था, जॉन उर्फ जोसेफ उर्फ मॉरिस उर्फ एंडी ब्रदर इसका नाम था, जो कि मूल रूप से अफ्रीका की कंट्री है कोट डी आइवरी वहाँ का रहने वाला था, 30 साल का था और तकरीबन 2 साल से मालवीय नगर में रह रहा था। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया है और इसके द्वारा बताया गया कि इसको ही जावेद को वो कोकेन सप्लाई की गई थी जो कि राजपुर में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया था।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खराब मौसम बना राहुल गांधी के दौरे में बाधा, राहुल गांधी ने फोन से फूका चुनावी शंखनाद, सैनिकों से किया वर्चुअल संवाद, जल्द वापस आने का किया वादा। राहुल गांधी का दौरा रद्द होने पर बीजेपी ने ली चुटकी, कैबिनेट मंत्री खजानदास बोले नहीं चाहते थे देवभूमि की आराध्या, इसीलिए बदल गया मौसम। तपोवन में सचिव आनंद वर्धन ने बजरंग सेतु का किया स्थलीय निरीक्षण, पुल के डिजाइन और सुरक्षा मानकों पर लिया अपडेट, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड में रहस्यमय तरीके से लापता हो रहे मासूम, राजधानी देहरादून से 10 दिन में 13 बच्चे गुमशुदा, लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा।